दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप अपने पाठकों के लिए एक बार फिर लेकर आया है कौन बनेगा लखपति इनामी कूपन योजना, जिसमें आप जीत सकते हैं 1 लाख का नकद इनाम, LED, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और ढेरों आकर्षक इनाम। इनामी कूपन प्रकाशित होंगे दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में, जिन्हें एकत्रित कर भेजना होगा दिव्य हिमाचल कार्यालय। तो आज ही दिव्य हिमाचल समाचार पत्र की प्रति बुक करवाने के लिए अपने नजदीकी हॉकर या न्यूज पेपर एजेंसी से संपर्क करें या फिर हमें कॉल करें 01-892-264713 पर। कट गए कांग्रेस के टिकट। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल प्रदेश में टिकट के लिए दिल्ली में घमासान मचा है। कई दिग्गजों का पत्ता साफ हो गया है और अब इससे नेताओं में खलबली मची है। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा अब फिर से संगठन में नई जान फूंकने के लिए आ गए हैं। क्या होगा अब हिमाचल की सियासत में? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। हिमाचल में तुरंत चुनाव, जी किसने कहा है कि होने चाहिए? बिल्कुल, इस पे हम चर्चा करेंगे। राजेश, सबसे पहले चुनाव आयोग से सिफारिश की गई है, गुहार लगाई गई है, मांग की गई है जी कि चुनावों की घोषणा तुरंत कर दी जाए अब हिमाचल में। बिल्कुल, ऐसा भी क्या हो गया राजेश? किसने कहा, ये क्या वजह है? बिल्कुल सही है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में चुनाव है और विधानसभा के ये चुनाव जो इस बार हो रहे हैं, ये दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण अग्निहोत्री। कांग्रेस कमबैक के लिए ये चुनावों में उतरने जा रही है और भाजपा फिर मिशन रिपीट के लिए इन चुनावों में उतरने जा रही है। मसला ये है, जो गंभीरता आज दिखाई है कांग्रेस ने दिखाई, और कांग्रेस सरकार के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग में एक शिकायत पत्र भेजा गया है, जिसमें पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष ने बीजेपी पर कुछ आरोप लगाए हैं। अग्निहोत्री जी, उन्होंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव, क्योंकि 2 महीने का वक्त सरकार के पास सिर्फ बचा हुआ है, सरकार का कार्यकाल जो बचा हुआ 2 महीने का है इस भाजपा सरकार का, और इस अब चुनाव क्योंकि दहलीज पे खड़े हैं, तो चुनावों में जनता को प्रभावित करने के लिए सरकारी मशीनरी का बीजेपी गलत इस्तेमाल कर रही है और पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। केंद्रीय नेताओं के जितने भी हिमाचल प्रदेश के दौरे करवाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री के दौरे करवाए जा रहे हैं, और बाकी जो संगठन के जितने भी नेता आ रहे हैं, उन तमाम जो खर्चा हो रहा है वो सरकार उठा रही है। तो सरकार पैसे का भी दुरुपयोग कर रही है, सरकारी मशीनरी का भी गलत इस्तेमाल कर रही है। इसीलिए प्रदेश में उन्होंने एक तरह से चुनाव आयोग से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के ये चुनाव करवा दिए जाएं ताकि ये सत्ता का दुरुपयोग रुक जाए। दूसरी तरफ अगर हम इसका सियासी गणित समझते हैं, तो इस जो तुरंत घोषणा की उन्होंने एक मांग की है, उसके बहुत सारे और भी मायने नजर आ रहे हैं। संगठन के लिहाज से देखें, कांग्रेस के लिहाज से देखें, तो जिस तरह की उठापटक चली हुई है और बीजेपी जिस तरह से सेंधमारी कांग्रेस के संगठन में कर रही है, उससे बचने के लिए भी प्रतिभा सिंह ने एक तरह से ये जो मास्टर स्ट्रोक खेला है कि वो चुनाव आयोग का उन्होंने दरवाजा खटखटा दिया है। शिकायत पत्र बाकायदा सरकार के खिलाफ चुनाव आयोग को सौंपा गया है, जिसमें यह मांग की गई है कि जल्द से जल्द अब चुनाव करवा दिए जाने चाहिए हिमाचल में। राजेश, दूसरी बार कहा गया कांग्रेस की ओर से, कोई 15 दिन पहले या 20 दिन पहले भी ऐसा कहा गया था। आपने सही कहा कि अगर नेताओं के, केंद्रीय नेताओं के दौरे हो वर्तमान में, चाहे वो किसी भी पार्टी की, अगर चुनाव आचार संहिता लगी होती है, तो उस कैंडिडेट के या उन कैंडिडेट के खर्च में जुड़ते हैं, पार्टी के जिनके लिए भी होता है और उस पार्टी के भी में, है ना जी। उसमें चाहे आपके फिर ट्रैवलिंग है, चाहे वहां पे रहना है, चाहे वहां पे कुर्सियां हैं, कितनी सब गिनी जाती हैं। तो कांग्रेस की ये चीज तो समझी जा सकती है कि इसलिए कहा जा रहा है कि खैर, लेकिन चुनाव आयोग है वो एक संवैधानिक संस्था है, वो खुद डिसाइड करेंगे कि कब समय हो रहा है वैसे जी। अच्छा राजेश, एक और चीज कही है प्रतिभा सिंह जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस की है, उन्होंने कहा है कि EVM की सुरक्षा भी प्रॉपर की जाए ताकि इनमें सेंध ना लग सके जी। अब राजेश, जहां तक अगर हम ध्यान दें तो सबसे पहले ये मसला भारत में उठाया था जी। उस समय पे वो अभी भी पूर्व मुख्यमंत्री उन्हें कहा जा सकता, मायावती, उत्तर प्रदेश की। बिल्कुल, जब आप देखिए योगी जी ने बड़े वहां पे विक्ट्री ली थी और उनकी पार्टी की सीटें बहुत, हालांकि ये अलग बात है कि फिर उसके बाद मायावती कुछ समय तक रही। अब तो एक तरह से ये लगता है कि परिदृश्य में ही नहीं है। कई बार इस पे सवाल उठे हमारे EVM पे जी।
उसके बाद ही देखिए वो वीवीपैट सिस्टम भी आया गया। सही है। और ये भी कहा जाता है, दुनिया भर के एक्सपर्ट भी बोल चुके हैं कि ये फुल प्रूफ है ये मशीन्स जो है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी इन मशीन्स की तरफ भी ध्यान दिलाया जाता है हमेशा। ऐसी क्या आशंका लग रही है आपको, कांग्रेस को क्यों ऐसा कहना पड़ा है? बिल्कुल सही है। देखिए प्रतिभा सिंह ने जो मांग की है वो ईवीएम की सिक्योरिटी को लेकर मांग की है कि उन्होंने आशंका जिस तरह की जताई है यही है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कहीं हो ना जाए, इस तरह की आशंका उन्होंने जताई है और कहीं बीजेपी को इन चुनावों में उसका लाभ ना मिल जाए। लेकिन परिस्थितियां दो है अग्निहोत्री जी, क्योंकि पीछे अगर हम देखें बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हुए जहां कांग्रेस के लिए लिहाज से देखें, कांग्रेस जहां जीती तब ईवीएम पे सवाल पैदा नहीं हुए, कांग्रेस जब जब हारी या विपक्षी पार्टियां बीजेपी से जब जब हारी तब तब ईवीएम का मसला उछाल दिया गया कि ईवीएम में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ तकनीकी चीजें या ऐसी तकनीकी गड़बड़ हो गई है कि बटन जो भी दबाया जाता है वोट सीधे तौर पे बीजेपी को जाता है। अब इसी तरह की आशंका है और ये आशंका जो जताई गई है ये आशंका इसीलिए है क्योंकि कांग्रेस के लिए जो इस वक्त जो सबसे बड़ी चुनौती है वो चुनौती कांग्रेस के लिए बनी हुई है प्रदेश सरकार का जिस तरह का एक आप कह लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर है या प्रदेश बीजेपी का जिस तरह का एक मजबूत एक ढांचा है, उस ढांचे से पार पाने के लिए अभी वैसी चीजें नजर नहीं आ रही है। दूसरी तरफ कहें कि कहीं ऐसी आशंका तो नहीं है कांग्रेस को कोई बीजेपी को वर्तमान दौर में कहीं ना कहीं माइलेज मिल ना जाए, ऐसी आशंका भी कहीं लग रही है उनको। तो ईवीएम की सिक्योरिटी, हालांकि आपने सही कहा कि पीछे फुल प्रूफ हो चुकी है चीजें कि ईवीएम से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हो सकती है, लेकिन आशंका प्रतिभा सिंह ने जिस तरह की जताई है उस तरह से फिर राजनीतिक चर्चाएं प्रदेश में नई छेड़ दी गई है अग्निहोत्री। बिल्कुल सही है राजेश। देखिए इसके दो मायने, जैसे आपने कहा, दो मायने में भी अगर आप कहें तो सामने रखूं। इसका एक तो ये होता है कि जी आपकी पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है और आपको लगता है कि हवा आपकी तरफ है और जो दूसरी पार्टी है हो सकता है वो कहीं कुछ कर ना दे। सही है। दूसरा एक ये भी कहा गया है कि जो हमारे पास जानकारी है चुनाव आयोग की तरफ से, जो एक ऐसी जानकारी जो खुलेआम सबके लिए है कि ईवीएम को ऐसा भी नहीं किया जाता है कि रिमोटली हैंडल किया जा सके कि वाईफाई लगा लें या किसी और तरह से रिमोटली भी नहीं, और वैसे भी उसमें कोई बटन ऐसे नहीं होते हैं कि एक बार वो सील हो जाए तो चलिए अलग बात है। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सही कहा राजेश आपने कि ईवीएम की बात उठा के एक ध्यान स्वात उन्होंने बटा लिया है। बिल्कुल, जो प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है प्रतिभा सिंह जी ने। अब देखते हैं इस पे भाजपा की ओर से बयान जरूर आएंगे, अब बिल्कुल उनका इंतजार है। अच्छा राजेश, जहां अभी हम ये चर्चा कर ही रहे थे कि कांग्रेस को क्यों लग रहा है कि चुनाव जल्दी हो जाना चाहिए, एक तरफ भाजपा के बड़े नेता धड़ाधड़ प्रदेश में पहुंच रहे हैं, उनमें प्रधानमंत्री मुख्य तौर पर एक नाम लिया जा सकता है उनका, 2 बार वो अभी आ चुके हैं थोड़े दिनों में, तीसरी बार भी आने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस की ओर से इस मर्तबा प्रचार की कमान रहने वाली है प्रियंका गांधी के हाथ। सही है। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, वो तो शायद नहीं उपलब्ध होंगे। बिल्कुल, शायद क्या उनका एक तरह से पक्का ही है जी। तो राजेश, क्या लगता है आपको प्रियंका गांधी को क्या क्या चैलेंजेस होंगे जो फेस करने हैं उन्होंने अभी यहाँ पे, और वो कैसे काउंटर कर पाएंगी? एक तरफ इतने ज्यादा लोग होंगे, हालांकि हमें भी पता है कि कुछ चेहरे जो हैं वो कांग्रेस के साथ भी बड़े आएंगे प्रचार। बिल्कुल जी, कैसे देखेंगे आप? बिल्कुल सही है। देखिए क्योंकि इस बार राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में बिजी हैं, तो पूरा जो हिमाचल प्रदेश का केंद्रीय लिहाज से कांग्रेस के देखें तो पूरा दारोमदार फिर प्रियंका गांधी के कंधों पे आ जाता है। अभी रैली 14 अक्टूबर को उनकी सोलन के ठोडो मैदान में रखी है, तो कांग्रेस उनकी तैयारियों में बिजी है। दूसरी तरफ देखें कांग्रेस बिजी है अग्निहोत्री जी की चुनावों को लेकर, टिकट को लेकर जिस तरह की घमासान एक कांग्रेस के भीतर मचा है उससे पार पाने के लिए कांग्रेस एक तरह से जुटी हुई है। उसके लिए दिल्ली में बड़े नेता है, दिल्ली में डेरा सभी ने डाल रखा है और दिल्ली की लीडरशिप राजस्थान के इशू को सुलझाने में लगी है। तो कांग्रेस में अभी उलझने बहुत हैं, किंतु परंतु बहुत हैं। अपने जो प्रियंका गांधी की आपने बात की, क्योंकि सोनिया गांधी स्वास्थ्य कारणों के कारण थोड़ी सी उनको दिक्कत है प्रचार और प्रसार में पार्टी के, और पार्टी के राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में बिजी हैं, तो पूरी जो जिम्मेदारी है वो आ जाती है प्रियंका गांधी पे। प्रियंका गांधी के लिए सबसे बड़ी चुनौती हिमाचल में क्या होने जा रही है? टिकट पे सहमति अभी बनेगी, स्क्रीनिंग कमेटी के बाद केंद्रीय जो इलेक्शन कमेटी है वो फैसला लेगी, फिर उसके बाद कांग्रेस की नेशनल कमेटी टिकट का ऐलान करेगी। उसके बाद क्या परिस्थितियां पैदा होंगी, संगठन को एक साथ एक दिशा में कैसे चलाया जाएगा, ये प्रियंका गांधी पे बहुत ज्यादा निर्भर करेगा। इसके अलावा जो रूठे होंगे उनको कैसे मनाया जाएगा, ये उनके ऊपर निर्भर करेगा। और कांग्रेस के भीतर जो कांग्रेस एक चल रही है उससे पार कैसे पार्टी पाएगी, ये भी उनकी एक तरह से चुनौतियां बहुत सारी होने वाली हैं। बीजेपी के लिए देखें तो भाजपा की डबल इंजनों की सरकारें हैं, लगे हुए हैं, देखिए बिल्कुल वो लगे हुए हैं। उनकी नेताओं की कमी नहीं है, उनकी इन्वेंटरी, ना नेताओं की कमी है ना साधनों की कमी है, तो वहां चुनौतियां ये रहेंगी कि उनसे पार कैसे पाया जाएगा। तो बहुत सारी चुनौतियां इस वक्त
प्रियंका गांधी के सामने पैदा हो जाएंगे अग्निहोत्री जी? जी राजेश, और देखिए आजकल एक जैसा देश में माहौल भी बना हुआ है, प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे कि अब गांधी परिवार उसी से लेके थोड़ा हट भी रहा है और एक नया अध्यक्ष देने की कोशिश हो रही है। राजेश, सोनिया गांधी अस्वस्थ हैं इसलिए वो नहीं आ सकती हैं, उसके बाद राहुल गांधी क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में हैं वो नहीं आ सकते, तो प्रियंका गांधी को आना है। सही। गांधी 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 ठीक है, बड़े नेता हैं, बड़े नाम है कांग्रेस के नाम पे, और इन लोगों के नाम पे जनता भी एकजुट होती है। सही है। लेकिन कुछ और जो कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं केंद्रीय स्तर पर जी, क्या उनको भी सही समय नहीं था कि यहाँ अभी जोड़ दिया जाता है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए होता क्या है, दिल्ली से प्रभारी लोग आते हैं बीच बीच में, बिल्कुल, चाहे वो भूपेंद्र बघेल साहब हों या आप ये कहिए कि शुक्ला साहब हों, बिल्कुल। तो क्या जैसे कि परमानेंटली आपने अलका लांबा को यहाँ बिठाया, वैसे कुछ ऐसा नहीं हो सकता है कि अब समय आने गया है क्या चीज के लिए? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है, बिल्कुल समय है अग्निहोत्री जी। पहली चीज ये कि आपके पार्टी के 3 बड़े लीडर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हैं। पहली चीज कि 2000 आज तक के 3 या 4 चुनावों में जितने भी रणनीति कांग्रेस के लिए बनाई है, हर्ष महाजन अब कैसे बीजेपी के लिए तुरूप का इक्का साबित होंगे, इसको लेकर कांग्रेस को चिंता होनी चाहिए और कांग्रेस के संगठन को उनके तोड़ के तौर पर आगे लाना होगा, जिसके लिए जितने भी कांग्रेस के केंद्रीय नेता हैं उन्हें आना होगा। दूसरे हैं सुरेश चंदेल। आप देखिए 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी उन्होंने छोड़ी थी तो कांग्रेस ने इसे मास्टर स्ट्रोक कहा था कांग्रेस का, कि कांग्रेस ने बहुत बड़ी एक कह लीजिए कि एक चुनावी एक गन भाजपा से छीन ली है। अब वही गन जब बीजेपी में वापस लौट आई है, उनका चुनाव, उनका एक तरह से विकल्प पार्टी के पास क्या होगा, यह केंद्रीय नेतृत्व ने कांग्रेस के देखना है। तीसरा है कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पवन काजल, ओबीसी का बहुत बड़ा एक चेहरा कांगड़ा जिला में होने जा रहे हैं। पवन काजलिया है कांगड़ा जिला में, तो कांगड़ा जिला में ओबीसी की जो पॉपुलेशन है वो भी ज्यादा है, तो उस चेहरे से कैसे पार पाया जाएगा? बाकी जो पिछली जो, क्योंकि सभी जो रहे हैं कांग्रेस के भीतर की रणनीतियों को और योजनाओं को जानने वाले रहे हैं। अब तीनों का विकल्प पार्टी के पास क्या होगा, केंद्रीय नेतृत्व किसको हिमाचल भेजकर इन चीजों को हैंडल करने के लिए आगे लाएगा, ये कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी चिंताएं हैं, जहां आप सोनिया गांधी से इतर भी नेताओं को आगे आना होगा। जी राजेश, बिल्कुल सही बात है। अगर केंद्रीय स्तर पे बात देखें तो कुछ समय में कांग्रेस ने यही नहीं, प्रदेश में ही नहीं, प्रदेश के बाहर भी बड़े चेहरे खोए हैं। सही। और उसका वजह यही है कि अब ले देखे प्रियंका गांधी, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब की बात कर रहे हैं, युवाओं में बड़ा क्रेज था। सही है। लेकिन यूपी के चुनावों में जो हुआ, जो खटपट चली है, आप कुछ भी कह लीजिए, हम ये नहीं कहते हैं कि इसमें कांग्रेस की ही गलती थी या किसी की भी, लेकिन वो एक बड़े वोट पुलर थे वहां पे, जितिन प्रसाद थे यूपी के बहुत बड़े, जतिन कैप्टन बिल्कुल अपना, बहुत सारे चेहरे थे जो वहां से चले गए, जो इन चुनावों में देखिए एक तरफ से भाजपा के बड़े बड़े नाम आएंगे, बिल्कुल। अब यही सोच है कि कांग्रेस की तरफ से कौन आएगा, ये मतलब एक तरह से बूझे तो जाने वाली स्थिति भी हो गई है। अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आए, ताकि एक स्वस्थ प्रतियोगिता का माहौल बने इन चुनावों में। बिल्कुल। राजेश, बल्क ड्रग पार्क जी, जो ऊना में केंद्र की तरफ से तोहफा मिला था, उसमें डीपीआर बनाई जाती है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। बहुत जल्दी वो सरकार ने, उद्योग विभाग ने बनाई, यहाँ से बिल्कुल दिल्ली भेजी, और अब खबर ये है कि इसकी डीपीआर मंजूर हो गई है। बहुत जल्दी हुआ राजेश, ऐसा बिल्कुल समय लगता है, महीनों लग जाते हैं। अब अगर ये मंजूर हो गई है डीपीआर, तो इसका मतलब क्या है? बिल्कुल जल्दी से बताइए। बिल्कुल, ये 1960 करोड़ की डीपीआर है अग्निहोत्री जी, और आज जब हिमाचल प्रदेश ने इसको लेकर प्रेजेंटेशन दी तो केंद्र ने इसको तुरंत ओके कर दिया। अब जहां तक इसको मंजूर करने की बात है, हिमाचल में इसके प्रभाव की बात है, तो बहुत सारे प्रभाव आने वाले चुनावों में दिखाने के लिए सरकार के पास भी होगा और केंद्र के पास भी होगा कि हिमाचल की जितनी परियोजनाएं आई, जहां भी हिमाचल ने रुचि दिखाई, केंद्र ने उसको ओके करके तुरंत प्रभाव से हिमाचल के नाम कर दिया। डीपीआर ये दूसरा ये कि सरकार के पास या बीजेपी के पास जनता से सीधा जुड़ने के लिए उनको आंकड़े, कम से कम आंकड़े तो हो जाएंगे कि हमने धरातल पे ये काम किए हैं। अब ये जो बल्क ड्रग पार्क बन रहा है, इसमें दवाइयों से लेके तमाम तरह की चीजें हैं जो होंगी। इसके अलावा जो कच्चा माल है दवाइयों का, जुड़ा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं जो सरकार को भी एक तरह से बूस्टर डोज का काम करेगी सरकार के लिए। पहली चीज है कि निवेश, कितना बड़ा निवेश हिमाचल प्रदेश में आ रहा है, और दूसरी चीज है कि नौकरियां, जिन नौकरियों के मुद्दे को विपक्ष उछालता रहता है कि सरकार कर क्या रही है, वो आंकड़े सुधारने का सरकार के पास एक बहुत बड़ा एक मौका है। जो आज जो डीपीआर हिमाचल प्रदेश ने दी है और केंद्र ने ओके कर दी है, वो यही है कि अब हिमाचल कोई मौका विपक्ष को देना नहीं चाहता है हमला करने का। जी राजेश, बिल्कुल सही है, और हालांकि विपक्ष की तैयारियां भी चली हुई हैं। बिल्कुल, ये माना जा रहा है कि कांग्रेस जब अपनी लड़ाई से निकल के आएगी, तो वो
कम बैक तो जरूर करने की स्थिति में होगी। अब वो उसमें जील कितनी होती है, कितने इकट्ठे होकर होल हार्टेडली जो एक एफर्ट्स होते हैं वो कितने कर पाती है कांग्रेस, उस पर डिपेंड करेगा। और राजेश, एक ये भी समझा जा रहा है डीपीआर अप्रूव होने से कि जो प्रधानमंत्री का चंबा दौरा है ना राजेश, उसमें क्या इनॉग्रेशन हो जाएगा इसका? क्या लगता है आपको, है ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस इनॉग्रेशन के लिए दौरा है या दौरे की वजह से डीपीआर जो है बल्क ड्रग पार्क की हो गई है? हालांकि चांस पूरे हैं कि उस दिन वो रिमोटली वहां से इसका उद्घाटन कर सकते हैं, जैसे कि ये आपके मेडिकल इंस्ट्रूमेंट पार्क का नालागढ़ का किया गया था बिलासपुर से। राजेश, जल्दी से, बिल्कुल समय कम है। बिल्कुल यही है, क्योंकि 13 अक्टूबर को दौरा अगर प्रधानमंत्री का फाइनल हो रहा है तो इसके बहुत सारे मतलब हैं। पहली चीज आपने सही कहा कि जिस तरह से मेडिकल डिवाइस पार्क का उन्होंने बिलासपुर से किया जो नालागढ़ में बनेगा, उसी तरह क्योंकि बिलासपुर आए थे, एम्स की सौगात देके गए, उसी तरह जब चंबा आ रहे हैं तो बहुत सारी है, चाहे कुछ ना कुछ तो करेंगे जब आएंगे, कुछ आंकड़ा तो होना चाहिए। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के जो थर्ड फेज शुरू हो रहा है, एक तो 450 करोड़ के आसपास उसका आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंबा से करेंगे। दूसरा कि जो होली बजोली वहां प्रोजेक्ट है उसका उन्होंने उद्घाटन करना है, और भी 2 महत्वपूर्ण वहां जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है उनके उन्होंने शिलान्यास करने हैं। तो महत्वपूर्ण है कि आपके पास दिखाने के लिए क्या है जनता के सामने, या जनता को देने के लिए क्या है। तो बढ़िया मंच है, बढ़िया मौका है, तो प्रधानमंत्री इस पे कहीं ना कहीं एक बीजेपी की प्लानिंग इस तरह की हो सकती है। जी राजेश, बिल्कुल। देखिए, जब बिलासपुर आए थे तो 3650 करोड़ रुपए के लगभग था, तो ये आंकड़ा अब भी लगभग उतना ही होगा। तो उसमें बल्क ड्रग पार्क के जुड़ने के काफी आसार हैं, क्योंकि ये 1000 करोड़ है। इसको वैसे भी है कि 1000 करोड़ तो वैसे निवेश 1000 और है, तो अगर देखा जाए इसको विस्तृत रूप से तो ये 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट बन जाता है। बिल्कुल। तो ये आंकड़ा उसी आंकड़े के आसपास रह सकता है। अगर चंबा आते हैं प्रधानमंत्री तो बहुत चांसेस है इसका शिलान्यास हो जाए, सही, रिमोटली, रिमोट कंट्रोल से, जैसे भी करते हैं। राजेश, अंतिम प्रश्न है, मेरा समय बहुत कम है। जेपी नड्डा साहब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। अभी गुजरात में भी इलेक्शन है, सब कुछ है, लेकिन गुजरात अमित शाह प्रधानमंत्री या बाकी लोग देख रहे हैं, जेपी नड्डा जो है वो स्ट्रिक्टली हिमाचल पे फोकस कर रहे हैं। दिल्ली बीच में जाते हैं, वहां का भी देखते होंगे, लेकिन फिजिकली उनकी प्रेजेंस जो है वो हिमाचल में ज्यादा हो रही है। बिल्कुल। शायद मिशन रिपीट उनके लिए भी एक नाक का सवाल है। अपना प्रदेश है जी, है ना? हमने पहले ही कहा था कि एक तो उनके अपने सदर विधानसभा क्षेत्र जो है बिलासपुर का, वो जीतना है, फिर बिलासपुर जीतना है, फिर हिमाचल भी जीतना है। तो राजेश, कल से फिर से शुरू कर रहे हैं नड्डा साहब अपना हिमाचल में। सही है, बिल्कुल सही है। देखिए, अगर सीधे तौर पे देखें तो जेपी नड्डा साहब की अग्नि परीक्षा है हिमाचल के ये चुनाव जो होने जा रहा है, क्योंकि जब से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं उसके बाद फिर पहला ये हिमाचल का चुनाव होगा जो उनकी अगुवाई में बीजेपी हिमाचल में लड़ने जा रही है। हालांकि इससे पहले 4 उपचुनाव, वो उपचुनाव थे, ये जो इलेक्शन है ये है। और बड़ी बात यह कि कल से फिर से हिमाचल के दौरे पे, और ठीक प्रधानमंत्री के दौरे से पहले जेपी नड्डा साहब हिमाचल के दौरे पे हैं। बिलासपुर में भी यही रणनीति बीजेपी की थी, अब चंबा के दौरे से पहले भी यही रणनीति है। कल सबसे पहले पहुंचेंगे कांगड़ा एयरपोर्ट पे, सुबह 10:15 बजे जेपी नड्डा साहब का प्रोग्राम है, यहाँ हेलीकॉप्टर के माध्यम से उतरेंगे, फिर यहाँ से रोड शो निकाला जाएगा जो शाहपुर विधानसभा हल्के के चंबी में पहुंचेगा अग्निहोत्री जी। यहाँ एक बड़ा ग्राउंड वो जो कांगड़ा के आसपास धर्मशाला कांगड़ा, इस बार क्योंकि फोरकास्ट मौसम विभाग की आई है बारिश को लेकर, तो फिर ये जो वहां पैलेस है वहां ये कार्यक्रम रखा है, इंडोर ये प्रोग्राम है, इंडोर प्रोग्राम रखा है। तो पंच परमेश्वर ये सम्मेलन है जहां कांगड़ा संसदीय हल्के के जितने भी पंच परमेश्वर है, चाहे नगर निगम से लेके फिर पंचायतों तक के प्रधान उप प्रधान तक सभी शामिल होंगे। करीब करीब 2000 लोग इसमें शामिल होंगे जिन्हें जेपी नड्डा साहब चुनावी टिप्स देंगे। इसके बाद दोपहर को रुक करेंगे हमीरपुर का, जहां बड़ू में ये कार्यक्रम रखा हुआ है, वहां भी ये निजी एक वहां होटल है या एक संस्थान है जहां ये कार्यक्रम तय कर रखा है। तो इसके बाद फिर परसों यानी कि 10 अक्टूबर को रुक करेंगे सबसे पहले मंडी का, वहां भी ये विपाशा सदन में कार्यक्रम रखा है, और फिर सोलन का रुक करेंगे। तो चारों संसदीय हलकों को कवर करने जा रहे हैं पीछे, क्योंकि अभी जो जब 4 दिन के दौरे पे थे तो ये एक शेड्यूल बना हुआ था, लेकिन क्योंकि व्यस्तता बहुत सारी थी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर, फिर वहां से निकल के अब इसीलिए उनका दौरा किया जा रहा है कि संगठन में एक नए सिरे से जान फूंकी जाए ताकि हिमाचल में रिवाज बदल सके। जी बिल्कुल सही है राजेश, मुझे लगता है कि क्योंकि वो सरकार से सीधे नहीं जुड़े हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिल्कुल दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी जो है उसके अध्यक्ष हैं, शायद इसलिए सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर में इनका प्रोग्राम नहीं हो रहा होगा, निजी में हो रहा है। हालांकि पर सवाल ये भी उठता है कि हिमाचल के शहरों में हमारे पास कितनी ऐसी व्यवस्था है जहां पे 2-3 हजार लोग इकट्ठे बैठ सके। बिल्कुल सरकारी क्या हमारे पास ऐसी जगह, वैसे तो हम बहुत सारी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, पर ऐसी क्या है, ये भी एक सवाल है।